ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ MSc सेकेंड सेम, माई सेल्फ वर्षा बर्मन, योर केमिस्ट्री टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं, सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एक PDF भेजा था आपके ग्रुप में अबाउट मेटल क्लस्टर्स, और मैंने बोला था उसको डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। सो आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा और आपको जो है वो आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत ईजी लगा होगा, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ईजी लगता है और लगता नहीं हमसे हो जाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ वो टॉपिक एक तरफ तो बहुत ईजी ही रहता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो उतना ही टफ है। तो वो टफ़ इसलिए क्योंकि हमने उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे होंगे? बस पढ़ने से, बस उसको पढ़ने से उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उसको बना बना के देखना पड़ता है। तो PDF में बस हम उसको लिख के भेज सकते हैं, हम उसको समझा नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको उस टॉपिक के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन बेसिक्स हैं, उसको मैं समझा सकूँ। क्योंकि ये जो टॉपिक है मेटल क्लस्टर्स, ये नेट के पर्सपेक्टिव से भी, नेट जो आगे आप लोग दोगे जाके, उसके भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, और ये क्लियर होंगे तो आगे जाके आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ऐसे बात करके तो आपको समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक, इसलिए हम उसको लिख के देखते हैं, उसको समझाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कभी भी। सब हम देखते हैं कि मेटल क्लस्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग देख रहे थे मेटल क्लस्टर्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो मेटल क्लस्टर्स हैं वो क्या होते हैं। सो मेटल क्लस्टर्स वो क्लस्टर्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मेटल एटम होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज़्यादा मेटल एटम होते हैं, और वो मेटल एटम एक दूसरे के साथ मेटल मेटल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखते हो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि आप BSc से पढ़ते आ रहे हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल एटम होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही मेटल एटम होते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। तो organometallic compound containing at least one metal carbon bond, and metal clusters are those clusters which are having more than one metal atom. More than one metal atom, they are interlinked through metal metal bond. ठीक है, तो मेटल क्लस्टर्स मेटल मेटल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में होता है एक मेटल कार्बन बॉन्ड। तो हम देख रहे थे मेटल क्लस्टर्स, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं इसी को। मेटल क्लस्टर्स में आप एग्जांपल ले सकते हो Fe2CO9 का, या Fe3CO12 का, या IR4CO12 का, एक्सेट्रा। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। इन सारे कॉम्प्लेक्स में देखो, तीनों कॉम्प्लेक्स में, इसमें भी 2 मेटल एटम है, इसमें 3 मेटल एटम है, इसमें 4 मेटल एटम है। तो अगर एक से ज़्यादा मेटल एटम हो जाते हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? मेटल क्लस्टर्स के। और ये ज़रूर मेटल मेटल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मेटल क्लस्टर्स। और मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक में भी कुछ देर पहले ही बताया, उसके पास एक ही मेटल एटम होते हैं, और उनके पास होता है एक एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं आप, NiCO4, FeCO5, या CrCO6। तो ये सब आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें देखो, निकल एक मेटल एटम है, आयरन एक मेटल एटम है, क्रोमियम एक मेटल एटम है। तो ये सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में। एंड दे आर दोज कंपाउंड विच आर हैविंग एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड, और एक से ज़्यादा मेटल एटम, दे आर मेटल क्लस्टर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हम मेटल क्लस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो उसी को हम देख लेते हैं। तो मेटल क्लस्टर्स में मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स भी होते होंगे कुछ। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर्स को मैंने PDF में भेजा है, तो आप उसके स्ट्रक्चर्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में बनाने के लिए आप उसको रट के चले जाते हो, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो हम उसको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो जाएगी। तो वो मैं बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन Fe2CO9 का। ठीक है, तो Fe2CO9 इसका स्ट्रक्चर अगर हमको देखना है, बनाना है, तो सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम निकालेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूरे इस कॉम्प्लेक्स का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो उसको हम मान लेंगे A। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में अब जितने भी मेटल एटम है, कितने हैं यहाँ पास? 2 मेटल एटम है, तो उस 2 मेटल एटम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से। उस मेटल एटम को हमने N से डिनोट किया है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 18 से। अब 18 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। फिर जितना भी आपका वैल्यू आएगा उसको माइनस कर देंगे हम A के साथ, मतलब जितना हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये टोटल वैल्यू निकल जाएगी आपकी B की। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा जो भी B निकला है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से, तो यहाँ पास निकल जाएगा हमारा मेटल मेटल बॉन्ड। मतलब यहाँ पास कितने कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने A से डिनोट किया है, फिर 18
को जितने मेटल आइटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको ए के साथ माइनस करेंगे तो वो बी निकल जाएगा, फिर जो भी बी निकल रहा है उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड निकल जाएगा। और हमारा जहाँ मेटल बॉन्ड निकल गया, हमारा मेन चीज़ नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड ही निकालना है। और बाकी कितने कार्बोनिल ब्रिजिंग में प्रेजेंट है कि टर्मिनल में प्रेजेंट है, ये हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हमारा मेटल बॉन्ड ही निकल गया तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू बनाते हैं आपका, सबसे पहले निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लेट्स काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स Fe2CO9। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेटल आइटम कौन सा है, आयरन। तो आयरन का सबसे पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता रहने के लिए हमको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर पता होने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्लास में ही बोला है बहुत बार कि आप लोग को अगर इनऑर्गेनिक में अगर बहुत अच्छा आपको होना है, आपको एकदम कंफर्टेबल होना है कि इनऑर्गेनिक हमसे बहुत अच्छे से बन जाए, तो आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपका आधा केमिस्ट्री तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए आयरन का आपको एटॉमिक नंबर अभी याद नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़रूरत है। तो मैं एक तरीका बता देती हूँ याद करने का। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो डी ब्लॉक सीरीज़ ही हम बना लेते हैं। टाइटेनियम से ले लेती हूँ मैं, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब वैनेडियम, ये जो है स्टार्टिंग सीरीज़ के स्टार्टिंग एलिमेंट है। अब इनके फैमिली को लिख देते हैं टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। वैनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंजस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियन, रीनियम, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, और ये हो गया मरकरी। तो ये सीरीज़ के पहले मेंबर और उनकी फैमिली के मेंबर्स। ठीक है, तो टाइटेनियम का यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इस तरीके से आप इसके एटॉमिक नंबर को याद रखोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल आइटम है, आयरन। तो आयरन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 26। तो 26 के हिसाब से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आयरन का 8। तो अगर आपके सीरीज़ के पहला मेंबर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, रुथीनियम या ऑस्मियम, उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अगर हम कोबाल्ट रहता हमारे कॉम्प्लेक्स में तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 + 2 9। तो उसके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रोडियम और इरिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9। यानी सीरीज़ के जो पहले मेंबर है उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी के मेंबर्स का भी उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको ये सब याद रखने के लिए आपको ये पूरी सीरीज़, ये पूरे पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया आयरन का कितना है 26, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। तो अब इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेते हैं। सो आयरन यहाँ पर कितना है 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8, 8 2 से कितना हो गया 16। ठीक है, और यहाँ पर कोबाल्ट नहीं सॉरी कार्बोनिल, ठीक है, ये कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल यहाँ पास कितना है 9। तो यहाँ कार्बोनिल की वैल्यूज़ जो होती है 2 होती है, एक होती है न्यूट्रल आइटम की वैल्यू और एक होती है इसकी चार्ज की वैल्यू। तो जब अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हम इसकी न्यूट्रल आइटम की वैल्यू लेते हैं, ना कि चार्ज की। तो यहाँ पास न्यूट्रल आइटम की वैल्यू इसकी होती है 2 की। तो 9 2 से कितना होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर 16 + 18 कितना हुआ 34। मतलब ये हमारा पहला स्टेप हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने बोला था 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आपके मेटल आइटम हैं। तो यहाँ पास 18 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद उसको माइनस कर देना हमको 34 के साथ, जो ये निकला है। तो 18 2 से 36, 36 - 34 कितना हुआ 2। तो ये हमारा निकल गया बी की वैल्यू। अब थर्ड स्टेप में मैंने बोला था जो बी की वैल्यू निकलेगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 / 2, तो 2 यहाँ पास कितना है 1। तो मतलब ये जो 1 जो निकला वो हमारे क्या है मेटल बॉन्ड। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल बॉन्ड है, 1। ठीक है, एक मेटल बॉन्ड है यहाँ पास। इस कॉम्प्लेक्स का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34, 18 2 36, 36 - 34, 2 / 2 1।
तो मतलब 1 आपका मेटल मेटल बॉन्ड निकला। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में हमारा कितने मेटल मेटल बॉन्ड है? एक। मेटल मेटल बॉन्ड से ही आप आगे के स्ट्रक्चर को बहुत ईजिली आप बना सकते हो। और इस कॉम्प्लेक्स को 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो करना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पास मेटल मेटल बॉन्ड कितना निकला था? 2। मतलब आयरन और आयरन के बीच में कितना मेटल मेटल बॉन्ड हो गया? एक। अब यहाँ पास कार्बोनिल कितना है? 9। तो अब हम इसको बना लेते हैं। अब ये जो आप सोच रहे होंगे मैं ये जो ब्रिजिंग में बना रही हूँ कार्बोनिल, वो कैसे पता चलेगा कि ब्रिजिंग में कितने बनाने हैं हमको या टर्मिनल में कितने बनाने हैं? तो ये जो कार्बोनिल आपको ब्रिजिंग में बनाने या टर्मिनल में बनाने, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? थ्रू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ से आप जान सकते हो कि कौन सा कार्बोनिल आपको ब्रिजिंग में जाएगा या फिर कौन सा कार्बोनिल आपको टर्मिनल में जाएगा। और ये इसके थ्रू भी पता चल जाएगा, जो कि मैं आगे बनाते बनाते बताऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, CO, ये CO और ये CO। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा Fe2CO9 का। अब कैसे पता चला कि ये ब्रिजिंग में कौन सा कार्बोनिल गया है और टर्मिनल में कौन सा कार्बोनिल गया है? ये हमको कैसे पता चलेगा? एक तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं इसमें जो पर्टिकुलर आयरन एटम है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, टर्मिनल में जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उनकी वैल्यू न्यूट्रल एटम की 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है। जब वो ब्रिजिंग में आ जाते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ होती है जस्ट आधी हो जाती है। तो इसकी हो जाएगी 1, इसकी भी हो जाएगी 1, इसकी भी हो जाएगी 1 और ये दोनों की भी आधी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 1। तो इसको काउंट कर लेते हैं हम। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये आयरन एटम आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। वैसे ये भी आयरन एटम कभी उतना ही होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये भी फॉलो कर रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया Fe2CO9 का। अब इसी तरीके से मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स का भी स्ट्रक्चर बता देती हूँ। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने लिया था Fe3CO12 का। तो यहाँ पास ही मैंने आयरन लिया है। तो यहाँ पास फिर से आयरन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 और 8 3 से कितना होता है? 24। ठीक है, और उसके बाद ये इसका 2 हो गया, 12 2 ज़ा 24। तो 24 कितना हो गया? 48। अब यहाँ पर से पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमको फिर से मल्टीप्लाई करना है 18 को नंबर ऑफ मेटल एटम से। तो मेटल एटम है 18 × 3, तो ये हो गया 18 × 3 और इसको माइनस करना है आपको 48 के साथ। ठीक है, तो 18 3 से कितना हो गया? 54। 54 माइनस 48 कितना हो गया? 6। तो ये आपका बी का वैल्यू निकल गया। अब थर्ड में आप 6 को डिवाइड कर दोगे 2 से मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए। तो 2 3 ज़ा 6, तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए आपके? 3। तो यहाँ पर मतलब मेटल के बीच में है 3 बॉन्ड। ठीक है, तो अब अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ पर पहले हमने निकाला था एक मेटल मेटल बॉन्ड, यानी मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड है। और यहाँ पर 3 आयरन के बीच में है 3 मेटल मेटल बॉन्ड। 1, दिस 1 is 2 एंड दिस 1 is 3। ठीक है, तो हो गए यहाँ पर 3 मेटल मेटल बॉन्ड। इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि हम बीच में मेरे को ब्रिजिंग कार्बोनिल भी बनाना है। ठीक है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, CO कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, CO CO CO। ठीक है, कार्बोनिल। तो ये होता है Fe3CO12 का स्ट्रक्चर। यहाँ पास भी आप देख लो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब तीनों की तीनों जो आयरन एटम है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भी इसके लिए करेक्ट है। तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल सारे के सारे एटम फॉलो कर रहे हैं तो मतलब वो स्ट्रक्चर आपका एक्यूरेट है। तो आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी नहीं जाओगे तभी आप ये स्ट्रक्चर को बना सकते हो। मेन आपका है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करना, और वो तभी आप सही कैलकुलेट कर पाओगे जब आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके सही निकालोगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं IR4CO12 का। ठीक है, IR4CO12 इरीडियम। अब इरीडियम कौन से ग्रुप में आता है, कौन से फैमिली में आता है, कौन से सीरीज़ में आता है? इरीडियम किसका है?
हमने देखा था आयरन के बाद क्या आता है, कोबाल्ट, और इसका हो गया रोडियम और ये इरिडियम। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, 7 + 2 9, तो मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 9, तो इरिडियम का भी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये 9 4 से कितना हो गया 36, ठीक है, और 12 2 से कितना हो गया 24, 36 46 56 60, टोटल नंबर ऑफ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 60। तो ये आपकी निकल गई एक की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि n की वैल्यू है, तो 18 4 से कितना हो गया आपका 72, ठीक है। अब आपको 72 को माइनस करना है 60 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में अब 12 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, 2 से, तो 2 6 12, तो मतलब यहाँ पर 6 क्या बन रहे हैं आपके मेटल मेटल बॉन्ड, 6 मेटल मेटल आपके बॉन्ड यहाँ पर बनने वाले हैं। तो 6 मेटल मेटल बॉन्ड आपको बनाने हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर से आपके 6 मेटल मेटल बॉन्ड, तो अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, 4 इरिडियम है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना था 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए। अब कार्बोनिल, अब कार्बोनिल हमको देखना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन इज़ 12, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 9 थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसने भी 18 इलेक्ट्रॉन फुल फॉलो किए। वैसे ये भी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब चारों के चारों इरिडियम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये भी स्ट्रक्चर जो है इस कॉम्प्लेक्स का वो सही है। अब इस कॉम्प्लेक्स में मैंने कोई भी कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग पोजीशन पे नहीं ले गई, मैं सारे के सारे कार्बोनिल को टर्मिनल बनाई। यहाँ भी 3 कार्बोनिल, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 कार्बोनिल, सबके सब टर्मिनल में है, ना कि ब्रिजिंग में है। तो मैंने उसको टर्मिनल में इसलिए ले गई हूँ क्योंकि अब देखो हम कोबाल्ट की फैमिली के थे, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि डी ब्लॉक सीरीज़ में जो पहले एलिमेंट रहते हैं उनमें रहती है ब्रिजिंग की टेंडेंसी, वो ब्रिज कार्बोनिल बना सकते हैं, उसमें ब्रिजिंग टेंडेंसी रहती है। लेकिन हम जैसे ही ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज़ होते जाती है। तो हम कार्बोनिल ग्रुप के कोबाल्ट ग्रुप के तो इरिडियम में आ गए हैं, तो इसलिए इरिडियम की ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एक भी ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इतना समझ में आया। सो डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ IR4CO12, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। तो ये था आपका मेटल क्लस्टर्स। इसके बाद भी और बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि हो गया बोरेंस, कार्बोरेंस और मेटलोबोरेंस, मेटलोकार्बोरेंस। तो वो मैं आपको नेक्स्ट PDF में या नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर भेजूँगी। आप इसको समझिए और इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा इसके स्ट्रक्चर में तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। दिस टाइम गुड बाय फॉर दिस टाइम एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।